Measurement and assessment process. The first question of this session is, which of the following best describes the primary purpose of measurement in education? Options are to assign grades to students, to quantify observable characteristics or behaviors, to rank students within a class, to determine pass or fail status. Answer of this question is option B, that is to quantify observable characteristic और behaviors. देखिए दोस्तों कि अगर हम लोग मेजरमेंट इन एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस का बारे में अगर डिस्कशन करें तो बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ ये वाला स्लाइड में हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज एसेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस, कि ये मेजरमेंट जो है जिसको कि हम एजुकेशन में यूज करते हैं, इसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसी के थ्रू हम लोग स्टूडेंट का जो लर्निंग है, स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है, इसी को ट्रैक करने के लिए हम ट्राई करते हैं। सेकेंड पर्पस जो है वो है इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, और सेकेंड पर्पस जो है मेजरमेंट का वो है कि हम लोग मेजरमेंट के थ्रू इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसी का बारे में डिसीजंस लेने के लिए भी हम लोग मेजरमेंट को एजुकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशन, और उसी के साथ साथ हम लोग एजुकेशन में बहुत सारी तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे तरह का नया नया इंटरवेंशन देते हैं और ऐसे भी इंटरवेंशन देते हैं। वो सबको इवेलुएट करने के लिए, उनका इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करने के लिए भी हम लोग मेजरमेंट को यूज करते हैं एजुकेशन में। और उसी के साथ साथ आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स एंड नीड, और नीड और गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए एजुकेशन में मेजरमेंट यूज किया जाता है। ट्रैकिंग लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोग्रेस, कि कोई स्टूडेंट, कोई क्लास, कोई स्कूल का लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट को यूज करते हैं। और उसी के साथ साथ एजुकेशन का अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट इन एजुकेशन, डेवलपिंग टारगेटेड इंटरवेंशन। और उसी के साथ साथ हम लोग दोस्तों देखिए पहले से पढ़ चुके हैं कि हम लोग इसी के थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू जो इंटरवेंशन है, कोई प्रोग्राम है, इसी को हम लोग क्या करते हैं कि इवेलुएट करते हैं। और उसी के साथ साथ इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ये मेजरमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नया तरह का इंटरवेंशंस को डेवलप करते हैं। और मेजरमेंट करने के बाद हमको पता लगता है कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इंटरेस्ट उसी का क्या है, मोटिवेशन किसके तरफ उसका है, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंटरवेंशन तय करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर, और ये तो सबसे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है मेजरमेंट का, जो कि हमको एजुकेशन में दिखने के लिए मिलता है कि मेजरमेंट हमको फीडबैक देता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। स्टूडेंट को फीडबैक देता है कि उसी का किस तरह का परफॉर्मेंस रह रहा है, उसी का किस तरह का अंडरस्टैंडिंग रह रहा है, और उसी के साथ साथ टीचर को ये फीडबैक देता है कि उसी का जो इंस्ट्रक्शन है, उसी का जो मेथड है, तो वो कितना इफेक्टिव है, उसका टीचिंग एक तरह से कितना इफेक्टिवनेस है। तो उसी को हम लोग मेजरमेंट के थ्रू ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेटिंग एंड मेंटेनिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड। दोस्तों उसके बाद हम लोग एक एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और उसके साथ साथ सेट भी करने के लिए मेजरमेंट को ही यूज करते हैं। मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद उसी का रिजल्ट के तहत हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक एकेडमिक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। फैसिलिटेटिंग कंपैरिजंस अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, और
ये मेजरमेंट का रिजल्ट्स जब आ जाता है, वो रिजल्ट को लेकर हम लोग कंपैरिजन्स करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट हो सकता है, और चाहे क्लास टू क्लास हो सकता है, स्कूल टू स्कूल हो सकता है, स्टूडेंट टू क्लास हो सकता है, क्लास टू स्टूडेंट हो सकता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और एक कोई पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो कहाँ रह रहा है, उसी का क्लास में, उसी का स्कूल में, उसी को हम लोग दिखते हैं। और ये हमको बहुत ही हेल्प करता है कि हमारा प्रोग्रेस और लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, सपोर्टिंग एजुकेशनल रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग। हाँ, ये और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस इसी का रहता है कि ये सपोर्ट करता है एजुकेशनल रिसर्च में, पॉलिसी मेकिंग में। ये सच है दोस्तों कि जब हम लोग कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमको मेजरमेंट का सहारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में लेना ही पड़ता है। और पॉलिसी जो लोग बना रहे हैं उनके लिए भी ये मेजरमेंट जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन है, जिसके के थ्रू कि वो लोग क्या करते हैं कि उनका पॉलिसी को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, डायगोनाइजिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो कि हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, गाइडिंग करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिवीजन, और ये सब तो करता है, और उसी के साथ साथ ये करिकुलम्स डेवलपमेंट एंड रिवीजन्स में भी ये हमको हेल्प करता है कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेजर करके देखते हैं, और उसी का जो रिजल्ट आता है उसी के तहत हम लोग क्या करते हैं कि हमारा करिकुलम्स में कुछ सुधार लाते हैं और नया तरह का करिकुलम्स को भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, हम लोग को ये मेजर्समेंट जो है स्टूडेंट और टीचर को क्या करता है, मोटिवेट करता है उनका इम्प्रूवमेंट के साइड में। कैसे, देखिए दोस्तों कि जब कोई स्टूडेंट, उसका जो प्रोग्रेस है, उसका जो अचीवमेंट है वो दिख पा रहा है, अगर उसी का कम हो रहा है तो वो मोटिवेट होता है कि उसको बेहतर बनाने के लिए। और कोई स्टूडेंट का अगर जो अचीवमेंट है, जिसे कोई हम लोग मेजरमेंट के थ्रू ही मेजर करते हैं, वो बेहतर है, तो वो उसको मोटिवेट करता है, वो उसको रीइंफोर्स करता है कि बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट, क्लैरिफाइंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट फॉर एडवांसमेंट और ग्रेजुएशन। और ये स्टूडेंट्स जो है इनको क्या करता है, उनका अचीवमेंट के लिए, अचीवमेंट को क्या करता है, एडवांसमेंट्स करता है और ग्रेजुएट करता है, इट मीन्स अपलिफ्ट करता है। दिस आर द पर्पजेस ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट, इवैल्यूएशन। Evaluation is best defined as option A, the process of gathering information, the act of making judgments based on criteria and evidence, the assignment of numerical values to performance, the administration of standardized test. Answer of this question is option B, that is the act of making judgment based on criteria and evidence. देखिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर ये टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो ये तीन कंसेप्ट है, इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। और एक दो बार ऐसे भी आता है कि हम लोग इंटरचेंजली इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ये तीनों कंसेप्ट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर डेफिनेशन को हम लोग देखें ये तीनों का, तो टेस्ट का मतलब क्या है कि इट इज सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग बिहेवियर इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल स्केल और फिक्स्ड कैटेगरीज। जब हम लोग हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बिहेवियर है उसी को कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल स्केल और फिक्स कैटेगरीज के तहत उसको मेजर करने के लिए ट्राई करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए ट्राई करते हैं, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं टेस्ट। कि व्हेन वी पीपल डिस्क्राइब, ऑब्जर्व आवर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स और फिक्स्ड कैटेगरीज, इट इज नोन एज टेस्ट। कि जब हम लोग हमारा बिहेवियर को
कोई पर्टिकुलर एक फिक्स्ड कैटेगरीज और न्यूमेरिकल स्केल के तहत ऑब्जर्व या डिस्क्राइब करने के लिए ट्राई करते हैं, तो इसी को बोला जाता है टेस्ट। लेकिन मेजरमेंट का मतलब देखिए, इट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर और लेवल टू एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। कि जब हम लोग ये मेजरमेंट, एक तो पहले एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर असाइन करते हैं, लेवल हम लोग देते हैं, किसको? इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। कोई एक स्पेसिफिक रूल के तहत जब किसी इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं और लेवल्स देते हैं, तो उसी को ही बोला जाता है मेजरमेंट। लेकिन टेस्ट का मतलब कि ये एक तरह का क्या है कि एक न्यूमेरिकल स्केल और फिक्स स्केल है, जिसी के फिक्स्ड स्केल है और कैटेगरीज है, जिसी के थ्रू की हम लोग कोई इंडिविजुअल का बिहेवियर को डिस्क्राइब या ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन मेजरमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर असाइन कर रहे हैं, लेवल असाइन कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कोई एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल्स। लेकिन इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द वैल्यू, क्वालिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, प्रोसेस और आउटकम्स। देखिए कि जब हम लोग इवैल्यूएशंस का बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह का जजमेंट है, और इसी को हम लोग शॉर्टली बोलते हैं वैल्यू जजमेंट। जब कोई पर्टिकुलर चीज का हम लोग जज करते हैं उसका वैल्यू को, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि इवैल्यूएशंस बोलते हैं। अगर हम लोग पर्पस को देखिए, तो टेस्ट जो है इसी का स्पेसिफिक पर्पस क्या रहता है? टू एसेस स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज। जब हम लोग कोई पर्टिकुलर स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज को एसेस करना चाहते हैं, तब हम लोग टेस्ट ही यूज करते हैं और टेस्ट यूज करते हैं। मेजरमेंट का जो स्पेसिफिक पर्पस रहता है, वो कोई भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वांटिफाई करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन इवैल्यूएशन को अगर हम लोग देखिए, तो इसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू डिटरमाइन द वर्थ, इफेक्टिवनेस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और आउटकम। दो द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन इज वैल्यू जजमेंट, सो the main purpose of evaluation is to determine the worth as well as effectiveness or the quality of any educational program or outcome। कि इवैल्यूएशंस का मेन पर्पस क्या रहता है कि कोई भी एजुकेशनल आउटकम्स, कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम का जो वर्थ है, जो इफेक्टिवनेस है, जो क्वालिटी है, उसी को डिटरमाइन करना इसी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर नेचर का बात करें, तो टेस्ट का जो नेचर रहता है वो स्पेसिफिक एंड एकदम स्ट्रक्चर्ड रहता है। लेकिन मेजरमेंट का जो नेचर क्वांटिटेटिव रहता है, और इवैल्यूएशंस का नेचर वो बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रहता है। अगर हम स्कोप का बात करें, तो टेस्ट का स्कोप ये तीनों से सबसे एकदम नैरो रहता है, और ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ध्यान देता है। लेकिन मेजरमेंट का जो स्कोप है वो टेस्ट का स्कोप से तो थोड़ा बहुत बड़ा रहता है, लेकिन इवैल्यूएशन से कम रहता है। और मेजरमेंट भी कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही ध्यान देता है। अगर इवैल्यूएशन का बात करें, इवैल्यूएशन का स्कोप का बात करें, तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसी में कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर को देखा नहीं जाता, यहाँ मल्टीपल फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। टूल को अगर हम लोग देखिए, टेस्ट में क्विजेस, एग्जाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, these are the tools used in test. But when we see measurement, in measurement we used different kind of tests, surveys, observation skill to quantify our data.
कि देखिए जब टेस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं तो क्विज एग्जाम स्टैंडर्ड टेस्ट ये सब यूज कर रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट को जब हम लोग दिख रहे हैं यहाँ टेस्ट, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन स्केल ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और इवेल्युएशन में हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, including test and measurement plus interview, portfolio and other qualitative method। कि ये टेस्ट एंड मेजरमेंट में जो सारे के सारे टूल यूज कर है वो तो इवेल्युएशन में आएगा ही आएगा, और उसी को छोड़कर भी नया टूल जैसे कि इंटरव्यू, पोर्टफोलियोज ये सब भी इसके अंदर आएगा। अगर आउटकम्स का बारे में बात करें तो ये टेस्ट का जो आउटकम वो स्कोर में आता है और परफॉर्मेंस लेवल पर आता है, लेकिन मेजरमेंट का जो आउटकम्स वो एकदम न्यूमेरिकल्स डाटा में आता है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक उसी के ऊपर यूज किया जा सकता है। और इवैल्यूएशंस का बात करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जजमेंट का फॉर्म में आता है और रिकमेंडेशंस का फॉर्म में आता है। टाइम फ्रेम्स को अगर देखें तो यहाँ कोई एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट में ही टेस्ट किया जाता है, जो कि मेजरमेंट भी एक बार किया जाता है या उसको रिपीट किया जाता है। लेकिन अगर हम इवैल्यूएशंस का बात करें तो ये ऑनगोइंग है और उसी के साथ साथ कोई पर्टिकुलर स्टेज में भी किया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिविटी है तीनों से सबसे हाई है, क्योंकि इफ कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर सब कुछ स्पेसिफिक होता है, तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बहुत ही हाई है। और मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा सा स्ट्रिप है, लेकिन अगर इवैल्यूएशन को देखें तो इसका जो ऑब्जेक्टिविटी है वो एकदम सब्जेक्टिव है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिविटी का जो थोड़ा रैंक है वो एकदम कम रहता है। डिसीजन मेकिंग रोल का अगर हम लोग देखें तो ये टेस्ट जो है ये डिसीजंस मेक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा प्रोवाइड करता है। मेजरमेंट क्या करता है, क्वांटिटेटिव डाटा फॉर एनालिसिस ये देता है। और इवैल्यूएशन जो है वो क्या करता है कि इन्फॉर्म करता है डिसीजंस मेकिंग के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो दीज आर द कंसेप्ट, पर्पस, नेचर, स्कोप, टूल्स यूज्ड, outcome, time frames, objectivity and decision making role of test measurement and evaluation. And I think some of the questions raised in each and every examination from this table. Next, this is the graphical representation of test, measurement and evaluation. Test, if we see the scope of test, measurement and evaluation, then evaluation is the broadermost scope of the scope. uh, After then within evaluations measurement is coming, and within measurement test is coming. It means test is the narrow or narrowmost concept in among test, measurement and evaluation, and measurement is little broader than test, and evaluation is most broader than test and measurement. Next question is, assessment in education primarily aims to option A, rank student based on their performance, provide feedback to improve teaching and learning, determine students' intelligence quotient, satisfy administrative requirements. Answer of this question is option B, that is provide feedback to improve teaching and learning. Next question, which of the following is not a characteristic of a good measurement tool? Option: validity, reliability, objectivity, complexity. Answer of this question is option D, that is complexity. If we see the characteristic of good measurement tool in education, then we see a lot of characteristic of good measurement tools, but we will discuss some of the most important characteristic of good measurement tools. The first and foremost important characteristic of a good measurement tools is validity. Without validity, a test may not be a good test. So if you prefer to a good test, then you need to make the test valid first. After then only the other characteristic are coming. If any test not valid, then it's useless. तो ये अगर हम लोग गुड टेस्ट का बात करें,
गुड मेजरमेंट टूल्स का बात करें तो पहले तो एक ही टेस्ट का क्या रहना चाहिए कि वैलिडिटी रहना चाहिए। वैलिडिटी मीन्स व्हाट, एक्यूरेटली मेजर द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट इंक्लूडिंग कंटेंट कंस्ट्रक्ट एंड क्राइटेरियन एबिलिटी। कि वैलिडिटी का मतलब क्या है कि ये है कि वो एकदम स्पेसिफिकली एक्यूरेटली इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट को वो क्या कर पाना चाहिए कि मेजर्स कर पाना चाहिए। उसका जो कंटेंट वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, वो तीनों सही रहना चाहिए। अगर कोई भी टेस्ट का ये तीनों सही नहीं है तो उसी को हम लोग गुड मेजरमेंट टूल कभी बोल नहीं सकते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रिलेबिलिटी है। रिलेबिलिटी मतलब क्या है कि रिलेबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, रिजल्ट अक्रॉस टाइम, रेटर्स एंड कंटेक्स्ट। जब कोई पर्टिकुलर टेस्ट का जो रिजल्ट कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस टाइम, रेटर और कंटेक्स्ट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट। और ये भी सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरमेंट टूल। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिविटी। तो ये ऑब्जेक्टिविटी भी रहना चाहिए। ये क्या करता है कि मिनिमाइज बायस, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड रेजिस्टेंस टू मैनिपुलेशन। ये अब बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऑब्जेक्टिविटी का रोल क्या है एक गुड मेजरमेंट टूल्स में। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो क्या करता है कि मिनिमाइज करता है बायस को। कैसे कि ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस को थोड़ा ध्यान रखता है और जो मैनिपुलेशन है उसी को ये रेजिस्ट करता है, मतलब उसी को ये अवॉइड करता है। नेक्स्ट सेंसिटिविटी, डिटेक्ट मेजरिंग डिफरेंसेस और चेंजेस व्हाइल अवॉइडिंग सिग्निफिकेंट फ्लोर और सेलिंग इफेक्ट। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो मीनिंगफुल डिफरेंसेस और चेंजेस जो होता है उसी को डिटेक्ट कर पाना चाहिए। जब हम लोग कोई सिग्निफिकेंट फ्लोर और सेलिंग इफेक्ट को दिख रहे हैं तो उसी टाइम भी क्या, सेलिंग इफेक्ट के टाइम में भी ये डिफरेंसेस और चेंजेस को मेजर कर पाना चाहिए, डिटेक्ट कर पाना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी मीन्स ये एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए एडमिनिस्टर करने के लिए, स्कोर करने के लिए और उसके साथ साथ इंटरप्रेट करने के लिए। उसके साथ साथ इसका रेलिवेंस रहना चाहिए। जो मेजर करना चाहिए, मेजर्स करना चाहते हैं, मेजर्स इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइड एक्शनेबल फीडबैक। कि ये हम लोग को एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में मेजर्स कर पाना चाहिए और उसके साथ साथ उसी के हिसाब से ये फीडबैक दे पाने का भी रिलेवेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट एप्रोप्रिएटनेस, कि ये सुइटेबल्स होना चाहिए कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशंस के लिए और कोई एक पर्टिकुलर एजुकेशनल सेटिंग्स के लिए। डायमेंशनलिटी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक गुड्स मेजरमेंट टूल के लिए। डायमेंशनलिटी मीन्स कि कैप्चर मल्टीपल, कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशंस को ध्यान ना देकर मल्टीपल्स डायमेंशंस को ध्यान से रखना चाहिए, मल्टीपल्स डायमेंशन को ध्यान रखकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्लियर स्ट्रक्चर, कि जो टेस्ट है, जो मेजरिंग टूल है, तो उसका स्ट्रक्चर एकदम से क्लियर रहना चाहिए। किसके लिए, कैसे, कहाँ, ये सब कुछ क्लियर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट एथिकल, ये एक आज का डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो कि हर एक फील्ड में दिखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ भी हम लोग अगर ऐसा एक मेजरिंग टूल्स डेवलप कर रहे हैं जिसका जो कि अनएथिकल है तो उसी को हम लोग कभी भी अच्छा गुड मेजरमेंट टूल नहीं बोल सकते। तो एथिकली कोई भी मेजरिंग टूल जो है वो अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। जो लोग उसको अटेंड कर रहे हैं उनका जो प्राइवेसी है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो अदर एथिकल गाइडलाइन है कि उसको किसी के साथ उनका रिजल्ट को शेयर नहीं करना चाहिए, पब्लिश नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे एथिकल रूल है तो उसी को भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी एक तरह का अदर कैरेक्टरिस्टिक है एक गुड्स मेजरिंग टूल का जो कि इसी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंस और अच्छा बनाता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट अलाइनमेंट,
कोरिलेट अप्रोप्रिएट विथ अदर रिलेटेड मेजर्स, कि ये जो टेस्ट है, जो मेजरिंग टूल्स तो हम लोग बना रहे हैं, तो वो दूसरे कंस्ट्रक्ट के साथ भी क्या रहना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिवनेस, और ये रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, हर एक बिहेवियर को ये रेस्पॉन्स कर पाना चाहिए और उसको डिटेक्ट कर पाना चाहिए ओवर द टाइम्स। नेक्स्ट इंटरनल कंसिस्टेंसी हो गया, इसी को हम लोग को वही जो रिलेबिलिटी है उसी के थ्रू भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेटरी पावर, और ये एक्सप्लेनेटरी पावर मतलब कि अकाउंट फॉर ए सिग्निफिकेंट पर्सन ऑफ वेरिएबिलिटी इन द आइडिया, कि वेरिएबिलिटी इन द आइडिया, कि ये एक्सप्लेंस करना चाहिए, कर पाना चाहिए टेस्ट, और उसी के साथ साथ वेरी कर पाना चाहिए कोई एक सिग्निफिकेंट पर्सन को। तो दिस आर द 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड मेजरिंग टूल in education. Next, the term criterion reference assessment refers to option comparing a student's performance to a predefined standard, comparing a student's performance to the to that of their peers, assessing a student's improvement over time, evaluating a student's overall academic potential. Answer of this question is option A, that is comparing a student performance to a predefined standard. This is the, uh, as you know, the assessment is broadly divided into two categories. One is criterion reference assessment and another one is norm reference assessment. तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं एक टेबुलर फॉर्म में कि क्या है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट और क्या है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और किस तरह का डिफरेंसेस इन बिटवीन है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर्स एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस टू स्पेसिफाइड बिहेवियरल क्राइटेरिया और प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड when we compare the performance of an individual to specified behavioral criteria और proficiency standard, it is called criterion reference assessment। कि इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का परफॉर्मेंस को कोई बिहेवियरल क्राइटेरिया और प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको ही बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। लेकिन व्हेन वी कंपेयर एन इंडिविजुअल स्कोर विथ द स्कोर ऑफ अदर इन ए रेफरेंस ग्रुप, इट इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। लेकिन जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का स्कोर को उसी का कोई एक रेफरेंस ग्रुप का स्कोर के साथ जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तब उसी को हम लोग बोल रहे हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। हियर यू नीड टू रिमेंबर ओनली टू थिंग्स इन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और इवैल्यूएशन। हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग an individual's score with a reference group. While in criterion reference assessment, here also we are comparing the individual's performance with a specific behavioral criteria और proficiency। कि देखिए क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग दोनों में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ये सबसे बहुत जो बड़ा डिफरेंस है इसी को लेकर ही देखने के लिए मिलता है। नॉर्म रेफरेंस में कि कोई एक रेफरेंस ग्रुप के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसका जो क्लास के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में कोई स्पेसिफाइड बिहेवियरल क्राइटेरिया प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड, उसमें जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं 30% होने से पास, 40% होने से पास, 60% से अबव होने से फर्स्ट क्लास, 50% से अबव होने से सेकंड क्लास, ये सब कुछ क्या है, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, ओ ग्रेड, ए प्लस प्लस, ये सब कुछ क्राइटेरियन रेफरेंस में आता है। बट जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो स्कोर है उसका जो क्लास के साथ कंपेयर करते हैं
तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। तो पर्पस क्या रहता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आया है दोस्तों, और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए ये कंसेप्ट का क्लैरिटी आपके पास रहना चाहिए। तो पर्पस को अगर हम लोग देखिए तो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट का जो मेन पर्पस होता है, ये क्या होता है, टू डिटरमाइन वेदर ए स्टूडेंट हैज मास्टर्ड स्पेसिफिक स्किल और कंटेंट। कि जब हम लोग कोई स्टूडेंट्स का मास्टरी कोई एक स्पेसिफिक स्किल और कंटेंट में डिटरमाइन करने के लिए ट्राई करते हैं, चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट करते हैं। लेकिन जब कोई स्टूडेंट को रैंक करते हैं उनका जो रिलेटिव स्टूडेंट्स के साथ, टू रैंक स्टूडेंट रिलेटिव टू द अनदर, कि जब हम लोग को कोई क्लास के साथ कंपेयर करके कोई स्टूडेंट्स को रैंक करना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट यूज करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर स्किल, पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर कंटेंट में मास्टरी कितना है कोई इंडिविजुअल्स का, उसी को एसेस करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। लेकिन जब हम लोग किसी को रैंक करना चाहते हैं, किसी का बिहेवियर, किसी का स्किल को रैंक करना चाहते हैं, तो उसी को उस टाइम हम लोग यूज करते हैं क्या, नॉन रेफरेंस असेसमेंट। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर को देखिए तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में जो स्कोर आता है उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है, ये एकदम एकदम एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ये रिलेटिव परफॉर्मेंस विद इन ए ग्रुप होता है। यहाँ एकदम एब्सोल्यूट रहता है क्राइटेरियन रेफरेंस में, जो कि एकदम फिक्स रहता है। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में क्या रहता है कि ये रिलेटिव रहता है, उसका आसपास रहता है। कंटेंट फोकस को अगर हम लोग देखें तो टिपिकली अलाइन विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और करिकुलम। कि क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट हर वक्त, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहता है, कोई करिकुलम्स के साथ इंटीग्रेट होकर रहता है, अलाइन होकर रहता है, और कोई ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होकर रहता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट को देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा डोमेन को कवर करता है, किसका, नॉलेज और स्किल का। टेस्ट डेवलपमेंट को अगर हम लोग देखिए, आइटम्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन हाउ वेल दे मैच स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कि कितना दूर तक हमारा और कैसे, कि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है, उसी को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को ही हम लोग यूज करते हैं। और item are often selected based on how well they discriminate between high and low performance। लेकिन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में ज़्यादातर हम लोग किस तरह का आइटम को इंक्लूड करते हैं कि वो आइटम जो कि डिस्क्रिमिनेट कर सकता है हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर्स को क्लास में। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे के सारे आइटम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कितना दूर तक फुलफिल किया गया है, उसी को मेजर जो कर सकता है, उसी को हम लोग यूज करते हैं। अगर स्कोरिंग का बात करें तो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में क्या होता है, यूजुअली रिपोर्टेड एज ए परसेंटेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किल मास्टर्ड। कि यहाँ की परसेंटेज, कितना परसेंटेज मास्टरी गेन किया गया है, और उसके साथ साथ कोई एक पर्टिकुलर स्किल का डिस्क्रिप्शन जब करते हैं तब हम लोग यूज करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर सिलेक्शन पर्पसेस। कि नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में क्या किया जाता है कि ये स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। नेक्स्ट, एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट का ये एक क्लियर इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है हमारा एक स्टूडेंट के बारे में, जो कि हमको वो लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन नॉन रेफरेंस असेसमेंट का बारे में हम लोग देखिए, ये हमको अलाउ करता है कि स्टूडेंट्स लोगों को कंपेयर्स करने के लिए
और ये एक कॉम्पिटिटिव सिलेक्शंस में ज़्यादातर इसको हम लोग यूज करते हैं और ये यूजफुल होता है। लिमिटेशन के बारे में अगर हम देखें, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मे नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव स्टैंडिंग एमंग पीयर, कि यहाँ हमको रिलेटिव स्टैंडिंग एमंग पीयर के बारे में क्राइटेरियन रेफरेंस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन नॉर्म रेफरेंस जो है ये हमको मे नॉट प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक स्किल मास्टर्ड, कि इस तरह का टेस्ट, इस तरह का असेसमेंट के थ्रू हमको मिल नहीं सकता है क्या, कि कितना मास्टरी गेन किया है एक स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ऑप्शन assessment conducted at the end of a course, assessment used to determine final grades, ongoing assessment to inform and improve instruction, standardized testing for college admissions. Answer of this question is option C, that is ongoing assessment to inform and improve instruction. We know that there are four kind of assessment. First one is placement, formative, diagnostic, and summative. And in most of the exams, questions range from these four concept, four kind of assessment, test and measurement, and sometimes we get it. और हम लोग एक एक बार उसको अच्छे से आंसर कर पाते हैं, एक एक बार अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है, कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का जो पर्पस है उसका जो टाइटल है वो ही शो कर रहा है। इसी का पर्पस जो है वो ही प्लेसमेंट ही इसी का क्या है, पर्पस है। टू प्लेस ए स्टूडेंट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट इन एन इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस और स्ट्रेटेजी, कि एक इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस और स्ट्रेटेजी में जब एक स्टूडेंट को हम लोग प्लेस करते हैं अप्रोप्रिएट प्लेस में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशंस बोलते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। इसी का मतलब हम लोग एक एग्जांपल लेकर ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एंट्रेंस होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हमको जो एडमिशन्स मिलता है उसी को हम लोग बोल सकते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात करें तो टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड गाइड सब्सिक्वेंट टीचिंग और स्टडी, कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये इन बिटवीन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम यूज करते हैं। और इसका जो मेन पर्पस रहता है वो क्या है, कि फीडबैक देना स्टूडेंट प्रोग्रेस के बारे में, और उसी को देखकर टीचिंग स्ट्रैटेजी, लर्निंग स्ट्रैटेजी को यूज करना है, इसका मेन पर्पस। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इशू हर वक्त कोई एक स्टूडेंट एनकाउंटर कर रहा है, तो उसी का पीछे क्या रीजन है उसको जानने के लिए जब हम लोग ट्राई करते हैं तब हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट स्पेशली क्लासरूम में यूज करते हैं। और इसका जो मेन पर्पस रहता है टू आइडेंटिफाई फैक्टर एडवर्सली अफेक्टिंग लर्निंग एंड क्लासरूम बिहेवियर, कि जो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है लर्निंग को, और उसी के साथ साथ स्टूडेंट का जो लर्निंग बिहेवियर है उसी को जानने के लिए जब हम लोग ट्राई करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज करते हैं। समेटिव असेसमेंट जो है वो हर एक स्कूल कॉलेज में यूज किया जाता है, क्योंकि ये वो सेमेस्टर एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट में जो होता है, और जो कि हमारा सर्टिफिकेट में आता है, जिसी का रिजल्ट को देखकर ही हमको सर्टिफाई किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। ये एकदम सेमेस्टर का लास्ट या कोर्स का लास्ट या ईयर का लास्ट में इसको एसेस किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है, सर्टिफाई करना, असाइंस करना, ग्रेड हो गया, और अटेस्ट करना। तो अटेस्ट करना इसका ये सब कुछ इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अगर सिंपल्स लैंग्वेज में हम लोग डिवाइड किए तो प्लेसमेंट जो है वो बिफोर इंस्ट्रक्शन ये हम लोग यूज करते हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं,
एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन हम लोग समेटिव असेसमेंट भी यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम लोग कहाँ भी यूज कर सकते हैं कि पहले भी हम लोग कर सकते हैं, डायग्नाइज कर सकते हैं, इन बिटवीन भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्लेस देना कोई एक पर्टिकुलर टाइम में। और फॉर्मेटिव का क्या मन मोटिव है कि फीडबैक देना। डायग्नोस्टिक ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कौन कौन सा फैक्टर एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। और समेटिव असेसमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो वो सर्टिफाई करना। अगर टाइमिंग का बात करें तो ये है दोस्तों। और फोकस अगर हम लोग देखें तो ये प्रायर अचीवमेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग जब असेस करना चाहते हैं तो हम लोग प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं। और प्लेसमेंट असेसमेंट में हम लोग प्रायर अचीवमेंट उसको पहले से कितना अचीव किया गया है और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को असेस करते हैं। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऑनगोइंग प्रोसेस में कितना वो मास्टरी गेन किया है कि कोई एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कितना दूर तक अचीव कर पाया है उसको हम लोग असेस करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में जब बच्चा कोई एक स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज बिहेवियरल इश्यूज को फेस कर रहा है तो उसका पीछे क्या रीजन है, वो क्यों फेस कर रहा है, उसका जो फैक्टर को जानने के लिए जब ट्राई करते हैं तो हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट यूज करते हैं। लेकिन ओवरऑल अचीवमेंट को जब हम लोग जानने के लिए ट्राई करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव का तहत तो हम लोग क्या करते हैं कि समेटिव असेसमेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर्स को देखें तो प्लेसमेंट इवेल्यूशन में हम लोग क्या होता है कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में ही स्टूडेंट से क्या करते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि यहाँ स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग को और उसके साथ साथ जो मिसकंसेप्शन होता है उसी को हम लोग को क्या करते हैं कि उसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को हम लोग गैदर करते हैं। डायग्नोस्टिक में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि उसी का किस तरह का ऑब्स्टैकल्स है, कौन कौन सा बिहेवियरल फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको एकदम इन डेप्थ स्टडी करते हैं और हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस करते हैं किसी का कि लर्निंग आउटकम्स का। अगर हम रिजल्ट को देखिए तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या होता है कि इसको हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्टार्टिंग पॉइंट कि हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में किस तरह का अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस लेंगे। तो उसी को पता लगाने के लिए उसके लिए ही इसको यूज करते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम लोग ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं कि इसी का जो रिजल्ट है उसी को देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा टीचिंग्स जो इंस्ट्रक्शनल्स जो प्रोसीजर है, मेथड ऑफ टीचिंग है, उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट का नीड के हिसाब से, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। और उसी के साथ साथ हम लोग स्टूडेंट को फीडबैक भी दे सकते हैं कि उनका किस तरह का अचीवमेंट हो रहा है और किस तरह का उनका अंडरस्टैंडिंग रह रहा है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हम लोग असेसमेंट को हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप स्टूडेंट्स जब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको ओवरपास करने के लिए, मतलब उसको साइडलाइन करने के लिए, उसको ओवरकम्स करने के लिए एक इंटरवेंशन सपोर्ट स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज करते हैं। लेकिन समेटिव असेसमेंट का जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये फाइनल जजमेंट लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, सर्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग देखें कि ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन प्लेसमेंट असेसमेंट जो है वो कब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स जब स्टार्ट हो रहा है बिगिनिंग में ही ये प्लेसमेंट असेसमेंट किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ऑनगोइंग है, फ्रीक्वेंटली इसी को किया जाता है, टीचर लोग इसको फ्रीक्वेंटली करते हैं क्लासरूम में। अगर डायग्नोस्टिक का बात करें कि जब कोई बच्चा जब नीडेड, मतलब व्हेन नीडेड, कोई स्टूडेंट टीचर दिख रहा है कि एक बच्चा है जो की डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, तब जाकर हम लोग क्या करते हैं कि ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज करते हैं। लेकिन समेटिव असेसमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली लास्ट में ही किया जाता है कि एट द एंड ऑफ द पॉइंट ही इसका किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद। स्टेक होल्डर को अगर हम लोग देखिए कि ये प्लेसमेंट असेसमेंट में का जो स्टेक होल्डर है वो टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर है।
फॉर्मेटिव का जो स्टेक होल्डर है वो स्टूडेंट एंड टीचर है, और डायग्नोस्टिक का जो है वो टीचर, स्टूडेंट और स्पेशलिस्ट भी यहाँ आ सकते हैं। और समेटिव का बात करें तो यहाँ स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर और एक्सटर्नल एग्जामिनर और स्टेक होल्डर भी कुछ टाइम हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल का बारे में हम लोग दिखे तो प्लेसमेंट टेस्ट, प्री असेसमेंट हो गया, एंट्रेंस, ये सब कुछ प्लेसमेंट में आता है। लेकिन फॉर्मेटिव को हम लोग देखें तो क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है और कुछ क्विज वो पूछ रहा है और फिर असेसमेंट कर रहा है, टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो सब कुछ फॉर्मेटिव में आता है। लेकिन डायग्नोस्टिक का हम लोग देखिए कि डिटेल स्किल असेसमेंट जब कर रहे हैं, कोई बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन जब कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग डायग्नोस्टिक बोल रहे हैं। और समेटिव को हम लोग उसी का जो एग्जाम्पल है उसको अगर दिखे तो वो फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ये सब कुछ आता है हमारा समेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of validity is concerns with how well a test measures what is claimed to measure? Option: content validity, construct validity, criterion validity, face validity. Answer of this question is option B, that is construct validity. Here, validity, we already discussed what is validity and how it is important in measurement and evaluation in education. कि कि ये क्या है तो हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वाला स्लाइड में हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कंटेंट वैलिडिटी क्या है। कंटेंट वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब क्या है कि जब हम लोग जिसको मेजर करना चाहते हैं वो मेजर कर रहा है या नहीं। अगर वो मेजर कर रहा है तो वो वैलिड है, अगर नहीं कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है। तो इसी का बहुत सारे तरह का टाइप्स है, जैसे कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरियन, सबसिक्वेंस, फेज, इंटरनल, एक्सटर्नल, इकोलॉजिकल, रेस्पॉन्स, कल्चरल, ऐसे और भी बहुत सारे तरह का टाइप्स है। लेकिन हम लोग जनरली 3 या 4 तरह को देखते हैं, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरियन, फेस वैलिडिटी को हम लोग ज़्यादातर वो काउंट करते हैं। लेकिन इसी को छोड़कर भी बहुत सारे तरह का वैलिडिटी है। और एग्जाम में क्या होता है ना कि एक एक बार ये चारों से हटकर कुछ नया भी पूछ लेता है, तो इसीलिए मैं ये सब कुछ वैलिडिटी का जो टाइप्स है उसी को वो लेकर आया हूँ। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है? द एक्सटेंट टू व्हिच ए टेस्ट adequately represent the content domain it is intended to measure। कि कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है कि हम लोग कंटेंट डोमेन को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं कि जो हम लोग इंटेंट किए हैं, चाह रहे हैं मेजर करने के लिए, वो सारे के सारे कंटेंट इसी के अंदर है या नहीं है। उसी को जानने के लिए जब हम लोग ट्राई करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं क्या? कंटेंट वैलिडिटी। और इसी का जो एविडेंस सोर्सेस होता है वो एक्सपर्ट जजमेंट। हम लोग जब कोई एक पर्टिकुलर टूल को एक्सपर्ट के साथ पास भेजते हैं, उसका कंटेंट एनालिसिस करते हैं और उसी का कंटेंट करिकुलम अलाइनमेंट कितना है, कैसा है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसी को ही बोला जाता है क्या? कंटेंट वैलिडिटी। Construct validity, the degree to which a test measure the theoretical construct or trait it is designed to measure। कि कितना दूर तक कोई theoretical construct और trait जो कि डिजाइन किया गया है उसको मेजर करने के लिए, मतलब जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्ट और ट्रेट को दिखते हैं कि जो हम लोग ट्रेड को मेजर करना चाहते हैं, जो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट को हम लोग मेजर करना चाहते हैं, वो कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उसका नहीं है, हम लोग बोलते हैं। और इसी को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम लोग टेस्ट का फैक्टर एनालिसिस करते हैं, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेट एविडेंस करते हैं और उसके साथ साथ मल्टी-ट्रेड, मल्टी डायमेंशनल स्टडीज करते हैं। अगर ये करेंगे तो हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम लोग निकल पाएंगे। इसी को एक बार साइकोलॉजिकल वैलिडिटी भी बोला जाता है। criterions related validity, the extent to which test score correlate with or predict an external criterion। कि कितना दूर तक एक टेस्ट का स्कोर वो कोरिलेट है अदर टेस्ट के साथ, और वो कितना दूर तक वो एक्सटर्नल क्राइटेरियंस को प्रेडिक्ट कर पा रहा है।
उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन से रिलेटेड वैलिडिटी है। और उसके लिए कॉन्करेंट वैलिडिटी स्टडीज किया जाता है और उसके साथ साथ प्रेडिक्टिव स्टडीज भी किया जाता है। कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी, द evaluation of both intended and unintended consequences of test interpretations and uses, कि जब हम लोग intended consequences और unintended consequences को जब हम लोग दिखते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन और यूज का बारे में हम लोग जब देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी। और इसके लिए इम्पैक्ट स्टडीज, फेयरनेस एनालिसिस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस रिसर्च, ये सब हम लोग करते हैं। फेस वैलिडिटी, द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट अपियर्स टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, कि फेस वैलिडिटी मतलब क्या है, कि ये एक तरह का सब्जेक्टिव जजमेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि व्हिच वन इज द मोस्ट सब्जेक्टिव इन अमंग, लिख देता है और 4 ऑप्शन देता है। तो वो फेस वैलिडिटी जो है वो एकदम एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव जजमेंट यहाँ हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम लोग को क्या किया जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी को मेजर करना, जैसे ये टेस्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हम लोग दिख कर सिर्फ ऊपर से ही बता देते हैं, ये जब हम लोग दिख कर ही ऊपर से ही बता देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैलिडिटी। और ये स्टेक होल्डर सर्वे, एक्सपर्ट ओपिनियन, इसी के थ्रू ही हम लोग इसी को कर पाते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मतलब क्या है, द डिग्री टू व्हिच चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च डिजाइन, कि ये जो चेंजेस, इंटरनल वैलिडिटी मीन्स देखिए कि टू व्हिच चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च डिजाइन, कि कौन सा मतलब जो हम लोग चाहते हैं। इंटरनल वैलिडिटी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो जेन्युइन इफेक्ट कितना दूर तक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ा है, उसी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। क्या बोला मैं, एक रिसर्च का टाइप वैलिडिटी, कि इंडिपेंडेंट मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इम्पैक्ट, जेन्युइन इम्पैक्ट, ऑथेंटिक इम्पैक्ट कितना दूर तक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल वैलिडिटी। ये एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स, रेंडमाइजेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसी के थ्रू ही किया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या है, कि टू व्हिच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज टू अदर कॉन्टेक्स्ट और पॉपुलेशन, कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च फाइंडिंग कहाँ उसको जनरलाइज किया जा सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। जब हम लोग देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना है, तो वो है इंटरनल वैलिडिटी। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं कोई रिसर्च का फाइंडिंग कितना दूर तक हम लोग उसको जनरलाइज कर सकते हैं, किसी के ऊपर हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी। और इसी को हम लोग रेप्लिकेशन स्टडीज, डाइवर्स सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज, उसी के थ्रू ही क्या करते हैं कि डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी मतलब क्या है, द डिग्री टू व्हिच द बिहेवियर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड इन ए रिफ्लेक्ट एंड बिहेवियर दैट एक्चुअली अकर इन नेचुरल सेटिंग, कि जब हम लोग कोई एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं जो कि नेचुरल सेटिंग में हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल वैलिडिटी। नेचुरल सेटिंग में कितना दूर तक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी को जब हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी हम लोग बोलते हैं। और इसको हम लोग नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, फील्ड स्टडीज के थ्रू उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। रेस्पॉन्स प्रोसेस वैलिडिटी, एविडेंस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंगेज्ड बाय टेस्ट टेकर। जब हम लोग एविडेंस करते हैं वो कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू, जो कि टेस्ट टेकर्स जहाँ इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स प्रोसेस वैलिडिटी हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद कल्चरल वैलिडिटी, जो कि उतना इम्पोर्टेंट वैलिडिटी नहीं है। नेक्स्ट, reliability in measurement refers to option the accuracy of the measurement, the consistency of the measurement, the fairness of the measurement, the difficulty of the measurement. Answer of this question is option B, that is consistency of the measurement.
See, like validity, there are some types of reliability is there. The first one is internal consistency test, retest, iterator, parallel forms, split half, responsiveness. These are the some common types of reliability. तो internal consistency मतलब क्या है कि measure how well different item or test or skill correlate with each other, often assessed using Cronbach alpha. कि कितना दूर तक ये आइटम्स जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट, कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट का जो अलग अलग आइटम रहता है वो एक दूसरे से कितना कोरिलेट है, वो हम लोग जब डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल कंसिस्टेंसी। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉनबेच अल्फा ही यूज करते हैं। उसके बाद टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी, यहाँ क्या करते हैं कि एसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर ओवर टाइम बाय एडमिनिस्टरिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट डिफरेंट टाइम पॉइंट। जब हम लोग कोई टेस्ट का कंसिस्टेंसी को दो बार टेस्ट करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम लोग टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी बोला जाता है। कि यह हम लोग क्या करते हैं कि एक बार जाकर हम लोग पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसका 2 हफ्ता के बाद मतलब 14 से 20 दिन के अंदर हम लोग क्या करते हैं और एक बार उसको टेस्ट करते हैं वही सेम ग्रुप के ऊपर। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, मेजर करते हैं कि उसका कंसिस्टेंसी कितना। और ऐसे जब कोई टेस्ट का कंसिस्टेंसी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी। उसके बाद इंटररेटर रिलेबिलिटी, यह हम लोग क्या करते हैं, इवेलुएट द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट रेटर और जजेस व्हेन असेसिंग द सेम सब्जेक्टिव टूल। कि जब कोई टूल टेस्ट कि ये जो जजेस और रेटर जो एक्सपर्ट जो रेट कर रहे हैं और उनका जो रेटिंग है उसी को जब हम लोग इवेलुएट करते हैं, वो रेटर लोगों के अंदर डिफरेंस कितना, एसोसिएशंस कितना, तो उस टाइम ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इंटर रेटर रिलेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद पैरेलल फॉर्म रिलेबिलिटी, यहाँ क्या होता है कि कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 2 इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ ए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड टू द सेम ग्रुप। कि यहाँ टेस्ट जो है उसी का सेम टू सेम और एक टेस्ट बनाते हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, दोनों टेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसका जो रिजल्ट है उसको हम कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे से, तब उसको हम लोग क्या बोला जाता है, पैरेलल फॉर्म्स रिलेबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट स्प्लिट हाफ रिलेबिलिटी, जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट को 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद 2 हाफ में डिवाइड करते हैं और वो 2 हाफ के अंदर क्या हम लोग करते हैं कि कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग स्प्लिट हाफ करते हैं। कि यहाँ कैसे होता है देखिए दोस्तों, कि अगर कोई एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन है तो उसको हम लोग पहले इम्प्लीमेंट कर लेंगे और उसके बाद सारे के सारे ऑड क्वेश्चन और सारे के सारे इवन क्वेश्चन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद वहाँ के एसोसिएशंस को रिलेशंस उसका निकालेंगे और उसी के थ्रू ही हम लोग इंटरनल कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट अप मेथड। रेस्पॉन्सिव रिलेबिलिटी, ये क्या है कि ये एक तरह का रिलेबिलिटी है जो कि वही स्कोर का जो चेंजेस है और पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज जो होता है वहाँ हम लोग ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, कि कौन सा एक एग्जाम्पल है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का। ऑप्शन ए ड्राइविंग टेस्ट टू ऑब्टेन ए लाइसेंस, फाइनल एग्जाम इन ए यूनिवर्सिटी कोर्स, द सेट स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ए CPR सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज SAT, इट मीन्स स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। क्यों स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, क्योंकि यहाँ हम लोग जो नॉर्म है, जो ग्रुप है, जो पीयर है,
उसी के साथ क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट का जो स्कोर है उसको कंपेयर करते हैं, उसको रैंक करते हैं और उसी के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग, हाँ, फिर हम लोग तो एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि थोड़ा एग्जांपल्स कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कौन कौन सा जाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस में कौन कौन सा टेस्ट जाता है। अगर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट्स रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो सारे के सारे नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट के अंदर जाता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि मास्टरी लर्निंग असेसमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस एग्जाम्स, स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल टेस्ट, एंड ऑफ यूनिट सब्जेक्ट टेस्ट, ये सब कुछ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आता है। अगर डिस्क्रिप्शन का बात करें तो नॉन रेफरेंस टेस्ट में हम लोग कंपेयर करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का जो परफॉर्मेंस है वो रिप्रेजेंटेटिव और सैंपल और नॉर्म्स ग्रुप के साथ हम लोग यहाँ कंपेयर करते हैं। और इसी ये बहुत ही यूजफुल होता है कि रैंकिंग करने के लिए। और उसी के साथ साथ ये जो हम लोग यहाँ एक बहुत बड़ा डोमेन्स को हम लोग अचीवमेंट का उसको असेस करते हैं। और ये उसी के साथ साथ हम लोग को वो हेल्प करता है कि वो जो करिकुलम्स का जो एडिक्वेसी है उसको मेजर करने के लिए। और उसके साथ साथ ये हम लोग को वो प्रोवाइड करता है क्या कि एक ओवरऑल मतलब एबिलिटीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग ये एक स्कोप देता है। जबकि हम लोग क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का जब बात कर रहे हैं तब एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस यहाँ क्या किया जा रहा है, एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव तक को कितना दूर तक वो अचीव किया गया है उसी को साथ हम लोग को कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग मास्टरी को एक स्पेसिफिक स्किल में एक स्टूडेंट का मास्टरी कितना है उसी को हम लोग को क्या करते हैं कि असेस करते हैं। और ये ज़्यादातर जब हम लोग कोई इंस्ट्रक्शनल्स चेंजेस करते हैं, मेथोडोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, तब हम लोग डिसीजंस लेने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और बहुत ही हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ये इवेलुएट करता है जो स्टूडेंट्स का अचीवमेंट वो एक पर्टिकुलर लर्निंग्स ऑब्जेक्टिव को लेकर। और उसी के साथ साथ ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है कि स्टूडेंट्स कितना दूर तक वो जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये डिस्क्रिप्शन तो हमको पता ही है उसका, क्योंकि कंसेप्ट हमको पता है। लेकिन क्वेश्चन आता है ये एग्जाम्पल से लेकर, ये क्वेश्चन ऐसे चला आता है स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। तो उस टाइम हमको कन्फ्यूज लगता है कि ये किसी का अंदर जाएगा, IQ किसी का IQ टेस्ट कौन सा टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। उसी टाइम हमको वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। और यहाँ आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जब हम कोई भी टेस्ट उसको रैंक करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जैसे कि हमारा IQ को रैंक करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं कि वो उसका IQ ज़्यादा है, वो जीनियस है, वो इडियट है, वो इम्बेसाइल है, इसको जानने के लिए ही हम लोग IQ को यूज करते हैं। स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट तो इसको हम लोग क्यों करते हैं, कोई प्लेस देने के लिए, रैंक करने के लिए। तो वह स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिए, उसके बाद सोच लीजिए एग्जाम्पल लीजिए कि कोई A नाम का एक इंस्टीट्यूशन है और वहाँ 10 सीट है कोई भी कोर्स के लिए एग्जाम्स करने एडमिशन लेने के लिए। लेकिन वहाँ 100 कैंडिडेट आया है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों करते हैं कि उनका एप्टीट्यूड्स को, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हमारा प्रोग्राम का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा कैंडिडेट सबसे बेहतर उसको उसमें कर पा रहा है और उसी का एप्टीट्यूड उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसी के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं कि रैंक करते हैं कि किसका ज़्यादा है, किसका कम है, और टॉप 10 कौन कौन सा है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं क्या, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो इसीलिए ये नॉर्म रेफरेंस में आ जाता है। ग्रेजुएट्स रेकॉर्ड एग्जामिनेशन ये भी एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। ये एक तरह का कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि ये जो ग्रेजुएट्स रेकॉर्ड एग्जामिनेशन ये एक टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, तो वो हम लोग को ज़्यादातर लगता है कि ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, लेकिन ऐसे है नहीं।
तो ये क्या है, एक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। तो ये एग्जाम्पल जो है इसको दोस्तों हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग रॉ स्कोर इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब हम लोग को कोई रॉ स्कोर को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में इंटरप्रेट करते हैं तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेजरमेंट बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं या स्कोरिंग बोलते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इवैल्यूएशंस की हम लोग पहले से ही डिसीजन ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि क्या टेस्ट मतलब क्या है, मेजरमेंट मतलब क्या है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। टेस्ट का मतलब क्या है कि जब हमारा बिहेवियर को, हमारा एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्केल को यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर टेस्ट को यूज क्वेश्चन को यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग उसका जो रिजल्ट आता है, जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसी को जब क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको मेजरमेंट बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग वही जो मेजर किए हैं क्वांटिटेटिवली, उसी को देखकर जब किसी को हम लोग जज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इवैल्यूएशंस बोलते हैं। तो इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो मेजरमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिला है, जो न्यूमेरिकल्स डाटा मिला है, जो रॉ स्कोर मिला है, उसी को लेकर जब हम लोग कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इवैल्यूएशन ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ असेसमेंट, कि ये जो दिया गया है इनमें से कौन सा एक असेसमेंट का टाइप नहीं है। ऑप्शन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, पुनेटिव असेसमेंट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज पुनेटिव असेसमेंट। देखिए कि असेसमेंट जो है हम लोग चार तरह का ही पढ़े हैं कि प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। लेकिन ये पुनेटिव असेसमेंट क्या है पता नहीं, मतलब एक अलग तरह का असेसमेंट, तो ये एक टाइप्स नहीं है असेसमेंट का। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट एम्फसाइजेस, ये ऑथेंटिक असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी के ऊपर एम्फसाइज करता है। ऑप्शन, यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट के ऊपर थोड़ा फोकस करता है, एम्फसाइज करता है। असेसिंग रियल वर्ल्ड टास्क और स्किल, कि ये रियल वर्ल्ड टास्क जो है उसके ऊपर एम्फसाइज करता है या स्किल के ऊपर एम्फसाइज करता है। फोकसिंग सोली ऑन एकेडमिक नॉलेज, और ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक नॉलेज के ऊपर फोकस करता है। या इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर पीयर्स परफॉर्मेंस, कि ये स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करता है कि उनका जो पीयर परफॉर्मेंस है उसी को लेकर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज असेसिंग रियल वर्ल्ड टास्क एंड स्किल। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑथेंटिक असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो यह क्या आएगा कि रियल वर्ल्ड टास्क, और रियल टास्क आएगा ही जाएगा, रियल स्किल आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, व्हिच स्केल ऑफ मेजरमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर एंड द एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट, कि ऐसा कौन सा स्केल है मेजरमेंट का जो कि हमको इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्डर के बारे में, और उसके साथ साथ जो एग्जैक्ट डिफरेंसेस जो है बिटवीन मेजरमेंट उसको हम उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह ऑप्शन है नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इंटरवल स्केल। तो स्केल जनरली जब हम लोग मेजरमेंट, इवैल्यूएशन या स्टैटिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो स्केल तो वहाँ आता ही आता है। जनरली 4 काइंड ऑफ स्केल आर देयर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। और ये 4 तरह का जो स्केल है इसको क्या किया गया है, 4 एट्रीब्यूट को लेकर डिवाइड किया गया है। नॉमिनल स्केल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ साइन दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, और उसी को देखकर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। कि जब किसी का नाम, ये क्या है, एक तरह का नाम मतलब एक सिंबल है जो हम लोग दिख रहे हैं, जो लैंग्वेजेस है, ये क्या है, एक तरह का सिंबल्स है। जब हम कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल टेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंबल दे रहे हैं, ए बी सी डी, ये सब कुछ क्या है कि ये सारे के सारे नॉमिनल स्केल में आता है। लेकिन जब ऑर्डिनल्स में हम लोग देखते हैं तो यहाँ सिंबलिकली तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उसी के साथ साथ ये स्केल का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, रैंक, कि हम लोग यहाँ रैंकिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हम लोग रैंकिंग करते हैं। जब हम लोग इंटरवल्स का स्केल के बारे में बात कर रहे हैं तब यहाँ ये 3 एट्रीब्यूट रहता है। पहले तो यहाँ साइन, सिंबल्स हम लोग कर सकते हैं, यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ का जो स्कोर है उसको देखकर हम लोग रैंकिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है इंटरवल स्केल का क्या है, वो है क्या, एग्जैक्ट डिफरेंसेस, मतलब इक्वल डिफरेंसेस, इक्वेशन, इक्वल इंटरवल। यहाँ क्या रहता है कि इंटरवल स्केल में रहता है 2 to 4, 4 to 8, 8 to 10,
ये जो एक इक्वल इंटरवल है इस तरह का एक दिखने के लिए मिलता है। और जो लास्ट स्केल है वो है रेशियो स्केल, और यहाँ चारों के चारों एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिलता है। यहाँ साइन सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसमें रैंकिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ इक्वल इंटरवल भी देखने के लिए मिलता है। और यहाँ ये वाला जो स्केल का जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ट्रू जीरो। यहाँ जीरो का जो वैल्यू जीरो ही होता है, जो कि दूसरा वाला स्केल में जीरो नहीं होता। ऑप्शन ज़्यादातर क्वेश्चन आता है रेशियो स्केल से, और रेशियो स्केल का एक रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, पीवाई क्या है कि आपको चार ऑप्शन दे देता है, और चार ऑप्शन में आपको चार स्केल दे देगा। ओके, और उनमें से बोलेगा कि ये इनमें से कौन सा जो है वो रेशियो स्केल में आता है। ओके, तो वहाँ सिर्फ केल्विन स्केल करके केल्विन स्केल ही आता है, जो कि हमारा रेशियो स्केल में आता है, लेकिन उसी को छोड़कर और जितना भी है वो सारे के सारे अदर स्केल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज प्राइमरीली यूज्ड टू, कि ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट को हम लोग प्राइमरीली किसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए, कैलकुलेट द मेन स्कोर ऑफ ए टेस्ट, कि कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट का जो मेन स्कोर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। और सेकंड जो है, डिटरमाइन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट आइटम, कोई पर्टिकुलर टेस्ट आइटम का डिफिकल्टी लेवल को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर को यूज करते हैं। या एस्टिमेट द रिलेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, की कोई एक टेस्ट का रिलेबिलिटी को हम लोग जानने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। या एसेस द वैलिडिटी ऑफ ए मेजरमेंट टूल, कि कोई एक मेजरिंग टूल का वैलिडिटी को एसेस करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर को हम लोग यूज करते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एस्टिमेट द रिलेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि बहुत बार रिपीटेडली आया है, अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट जो है इसका जो प्राइमरी पर्पस वो क्या है। लेकिन ज़्यादातर लोग अलग गलत आंसर करके आते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल जेन्युइन आंसर है वो क्या है, एस्टिमेट द रिलेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। Which of the following is not the purpose of educational assessment, कि एजुकेशनल असेसमेंट का वो कौन सा एक पर्पस नहीं है। ऑप्शन, टू इन्फॉर्म्स इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, टू इवेलुएट प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, टू पनिश लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट, कि ये इंस्ट्रक्शनल डिसीजन को इन्फॉर्म करना, टू स्टूडेंट्स प्रोग्रेस को मॉनिटर करना सॉरी, प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करना, और लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो है उनको पनिश करना। इनमें से कौन सा आंसर है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज टू पनिश लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। लेकिन एजुकेशनल असेसमेंट का पर्पस कौन कौन सा है, कि इंस्ट्रक्शनल डिसीजन को इन्फॉर्म करना, ये भी एजुकेशनल असेसमेंट का पर्पस है। स्टूडेंट का प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ये भी एजुकेशनल असेसमेंट का पर्पस है। और उसके साथ साथ प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, ये भी प्रोग्राम एजुकेशनल असेसमेंट का पर्पस है। लेकिन ये लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को पनिश करना, ये उसका आंसर नहीं है, ये पर्पस नहीं है जिसके लिए कि इसका आंसर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वास्पेक इन असेसमेंट रेफर्स टू, एक नया टर्म है, तो ये वास्पेक का मतलब क्या है असेसमेंट में। ऑप्शन, टू इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टिंग ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, कि ये टीचिंग एंड लर्निंग में टेस्ट जो हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करना। द प्रोसेस ऑफ गिविंग फीडबैक टू स्टूडेंट, इस स्टूडेंट्स लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करना। द मेथड ऑफ ग्रेडिंग ऑन ए कर्व, कि एक कर्व में क्या करना, ग्रेड करना। और उसके साथ साथ तो प्रैक्टिस ऑफ रीटेकिंग टेस्ट फॉर बेटर स्कोर, कि बेटर स्कोर करने के लिए और एक बार क्या करना, कि टेस्ट ले लेना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टिंग ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, कि इसी का आंसर है ये कि वास्पेक का मतलब क्या है, कि जब हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये टेस्टिंग्स को इन्फ्लुएंस जो करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो टेस्टिंग जो इन्फ्लुएंस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्पेक बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज बिफोर बिगिनिंग इन ए न्यू यूनिट। ऑप्शन, कि ऐसा कौन सा असेसमेंट का टाइप्स है जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट है किसके लिए, कि आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट का जो प्रायर नॉलेज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक न्यू यूनिट प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। ऑप्शन, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और इफेक्टिव असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट।
तो एक बार यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ तो प्लेसमेंट असेसमेंट आना चाहिए, लेकिन प्लेसमेंट असेसमेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट असेसमेंट का ऑप्शंस नहीं है। तो इसलिए हम लोग जा सकते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के साथ, क्योंकि एक तो हम लोग प्लेस करने से पहले, एडमिशन देने से पहले प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं, और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी हम लोग करते हैं कि उसका एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, हो गया। तो उसको जानने के लिए भी हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो इनमें से डायग्नोस्टिक असेसमेंट फिट बैठता है, तो इसलिए इसको ही लेकर आना है। नेक्स्ट, द टर्म रूब्रिक इन असेसमेंट रेफर्स टू, कि ये असेसमेंट में आजकल एक कंस्ट्रक्टिव और कॉग्निटिविस्ट अप्रोच को यूज किया जा रहा है, वो है रूब्रिक्स। तो ये इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन है इफ टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कि ये एक तरह का स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। सॉरी, स्कोरिंग गाइड विथ क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस लेवल, की एक तरह का स्कोरिंग गाइड है, स्कोरिंग गाइड है जो कि क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस लेवल के साथ बनाया हिसाब से बनाया गया है। और ये एक तरह का मेथड है रैंडमाइजेशन टेस्ट सीक्वेंस का, और ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है कि एक टेस्ट रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्कोरिंग गाइड विथ क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस लेवल, कि ये एक स्कोरिंग गाइड है जहाँ की क्राइटेरिया लिखा गया है और एक परफॉर्मेंस लेवल को वहाँ इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं कि ये रूब्रिक्स क्या है और उसका पर्पस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्वालिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसका बेनिफिट्स क्या है। विथ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि देखिए कि ये जो रूब्रिक्स के है, ये एक तरह का स्कोरिंग गाइड है, ये कोई टूल्स नहीं है। इसको इसके एक टूल है। अ, तो ये क्या है, देखिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग गाइड है ये एक तरह का, कि एक टेक्निक है, स्कूल टूल नहीं, एक टेक्निक है। क्या है, स्कोर करने के लिए, कि हम लोग अगर कोई स्टूडेंट्स को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, स्कोरिंग गाइड की तरह ये काम करता है, दैट आर्टिकुलेट द एक्सपेक्टेशंस फॉर एन असेसमेंट बाय लिस्टिंग क्राइटेरिया एंड डिस्क्राइबिंग लेवल ऑफ क्वालिटी। कि देखिए पहले जब हम लोग कोई बिहेवियर को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं कि ये वाला सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। वो सारे के सारे को हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट आउट करते हैं, और उसका जो लेवल है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अगर आईक्यू को हम लोग देख रहे हैं, हाई आईक्यू, लो आईक्यू, अचीवमेंट को देख रहे हैं, हाई अचीवमेंट, लो अचीवमेंट, ओके, मॉडरेट अचीवमेंट, ऐसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल देते हैं। और एक क्या बनाते हैं, टू डायमेंशनल एक फॉर्म बनाते हैं, और टू डायमेंशनल एक क्राइटेरिया बनाते हैं। इसी का अगर हम लोग एग्जांपल को देखें, तो वो होलिस्टिक रूब्रिक्स, जो कि सब कुछ वहाँ इंक्लूडेड रहता है। सिंगल पॉइंट रूब्रिक्स, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही वो क्या करता है, इम्पोर्टेंस एम्फासाइज देता है, और उसके साथ साथ एनालिटिकल रूब्रिक्स, ये इसका एक तरह का एग्जाम्पल्स है। अगर हम लोग इसका पर्पस का बात करें, तो ये क्या करता है कि गाइड स्टूडेंट लर्निंग, की स्टूडेंट लर्निंग को गाइड करता है, और फैसिलिटेट फीडबैक, इम्प्रूव डिसीजंस, वो फीडबैक हम लोग को देता है, और इंस्ट्रक्शंस में हम वो इम्प्रूव करता है, और फेयर एंड कंसिस्टेंस ग्रेडिंग्स में भी ये हम हेल्प करता है। और ये इसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी यूज कर रहे हैं, समेटिव असेसमेंट में भी यूज कर रहे हैं, और सेल्फ असेसमेंट में भी एक एक बार यूज करते हैं, और पीयर असेसमेंट में भी इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर क्वालिटी क्राइटेरिया को हम लोग देखें तो ये हमको क्या देता है, क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ऑफ क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया का जो क्राइटेरिया जो है उसका क्लैरिटी एकदम रहना चाहिए, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल्स। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आज का डेट में ये रूब्रिक्स बहुत चल रहा है, लोग क्लासरूम में इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको हाफाजटली बना रहा है। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ जा गया है, जैसे कि एक व्हाट क्या है उसका नाम, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कि हम लोग रूब्रिक्स बनाते हैं, और टीचर लोगों को उसके बारे में बोला गया है। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कोई ठीक से लेवल नहीं करते हैं, और जिसके कारण कि जो उसका असेसमेंट जो है एकदम वो गलत निकलता है। और उसके साथ साथ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होना चाहिए, और इसका रिलेबिलिटी और वैलिडिटी रहना चाहिए। और इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कि एक कोई स्पेसिफिक टास्क पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं।
जेनरिक रूब्रिक्स के लिए उसको यूज करते हैं, डेवलपमेंटल रूब्रिक, ऐसे बहुत सारा रूब्रिक्स रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसका अगर बेनिफिट्स को हम लोग देखिए तो ये ट्रांसपेरेंसी को असेसमेंट में इंक्रीज करता है, एनहांस करता है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एनहांस करवाता है, और फीडबैक क्वालिटी को एनहांस करवाता है, और कंसिस्टेंसी ये एक मेंटेन करता है ग्रेडिंग में। अगर हम लोग एग्जांपल का बात करें और यूजेस का बात करें, तो इसको हम लोग अलग अलग एजुकेशनल लेवल्स में हम लोग यूज करते हैं, फ्रॉम स्केल टू मतलब एकदम से किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी टू लेकर हायर एजुकेशन, हर वक्त इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक या डिसिप्लिन स्पेसिफिक रूब्रिक्स नहीं होता, वो हर एक फील्ड में इसको यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई हाई स्टेकर टेस्टिंग, कि इनमें से कौन सा एक हाई स्टेकर टेस्टिंग है? तो ऑप्शन है, इट हैज सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द टेस्ट टेकर, ये जो है इसी का एक सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस रहता है टेस्ट टेकर के ऊपर। और इट इज ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटेड ऑनलाइन, कि इसी को हम लोग हर वक्त ऑनलाइन एडमिनिस्टर करते हैं। और ये जो है इट फोकस सोली और फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर फोकस करता है। इट इज ओनली फोकस्ड ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर सोली फोकस करता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इट हैज सिग्निफिकेंट consequences for the best test taker. Next, the concept of assessment for learning is most closely associated with, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो क्लोजली किसी के साथ एसोसिएट है। तो ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्मल रेफरेंस असेसमेंट, हाई स्टेकर टेस्टिंग। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए दोस्तों, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट आज लर्निंग, ये तीन कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन कंसेप्ट है, और यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चंस बना है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा था नेरोली एकदम प्रिसाइजली डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले डिस्कस करते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पस क्या है, ये क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब इसका, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में ही इसका जो मीनिंग है वो छुपा हुआ है, कंसेप्ट वो छुपा हुआ है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि जो लर्न करने के लिए जो असेसमेंट हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इट मीन्स व्हेन वी असेसिंग फॉर लर्निंग। ओके, कि जब हम लोग कुछ सीखने के लिए एसेस कर रहे हैं तब उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो मेन पर्पस रहता है तो वो क्या रहता है, टू इम्प्रूव लर्निंग एंड इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन, कि लर्निंग को इम्प्रूव करना और इंस्ट्रक्शंस को इन्फॉर्म करना क्या रहता है, इसका मेन पर्पस रहता है। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक का बारे में हम लोग बोले तो ये एक तरह का ऑनगोइंग फॉर्मेटिव प्रोसेस है जो कि फीडबैक देता है, और उसके साथ साथ ये इन्वॉल्व रहता है स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन फीडबैक प्रोसेस, स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस, और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट के साथ रहता है। और ये हमको टीचिंग स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करने के लिए भी हेल्प कर होता है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल के बारे में देखिए तो पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट इसी का एक पार्ट है, क्वेश्चनिंग टेक्निक एक पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक पार्ट है, लर्निंग गोल्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया इसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब भी जो है उसी का अंदर ही छुपा हुआ है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट मीन्स हाउ मच यू लर्न when we are going to assess that is called assessment of learning, कि कितना तुम लर्न किए हो। तो उसी को जब एसेस करने के लिए हम लोग सोचते हैं तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, पर्पस रहता है, वो क्या रहता है कि रिपोर्ट करना कि कितना दूर तक वो लर्निंग अचीवमेंट हुआ है, कितना दूर तक वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को तुम अचीव किए हो। तो उसको ही बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एकदम समेटिव होता है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर सेमेस्टर उसको यूज किया जाता है, और इसको इवेलुएट किया जाता है कोई स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में, और ये हाई स्टेक रहता है, और ये ग्रेडिंग्स रिपोर्टिंग करने के लिए इसी को यूज किया जाता है। और इसका अगर एग्जाम्पल को हम लोग देखिए, फाइनल एग्जाम्स, एंड ऑफ यूनिट टेस्ट, परफॉर्मेंस टास्क, ये सब कुछ इसका एग्जाम्पल्स है। असेसमेंट आज लर्निंग, assessment as learning, it means
एक तरह का सेल्फ असेसमेंट है टू डेवलप स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निटिव स्किल एंड सेल्फ रेगुलेशन। जब हम खुद को इवेलुएट करते हैं, खुद को असेस करते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट आज लर्निंग। कि इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि स्टूडेंट का जो मेटाकॉग्निटिव स्किल है उसको डेवलप किया जाए, और उसके साथ साथ जो सेल्फ रेगुलेशन है उसको भी एनालाइज किया जाए। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, स्टूडेंट्स ड्राइवन फोकसेस ऑन रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। कि पहले स्टूडेंट ड्राइवन मतलब खुद को ड्राइव करना, स्टूडेंट्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग उसके बारे में बात करता है, और उसके साथ साथ ये रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट के ऊपर फोकस करता है। और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होता है, लर्निंग स्किल जो होता है उसको ये डेवलप करता है, और गोल सेटिंग के लिए ये हेल्प करता है। और अगर जो हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल, सेल्फ इवेल्युएटिव रूब्रिक्स, लर्निंग पोर्टफोलियो, गोल सेटिंग एक्टिविटीज, ये सब इसी का एक एक एग्जांपल्स है। Next question, which of the following is an example of an indirect measure of students learning? कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है किसी का कि इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स लर्निंग को मेजर करने के लिए एक टूल। ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स, कि जब एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम कर रहे हैं, ए परफॉर्मेंस टास्क, जब अब एक परफॉर्मेंस टास्क, ए स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ए पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट वर्क। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट मेजर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग है। जब स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ कोई मल्टीपल चॉइस एग्जाम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई परफॉर्मेंस टास्क के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो स्टूडेंट पोर्टफोलियो के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग कि कितना दूर तक स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं उसको जब हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो टीचिंग है वो कितना दूर तक इफेक्टिव है उसी को मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टिंग assessment methods to accommodate students with special needs is known as, कि वो practices of adjustment assessment method, कि वो प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टमेंट असेसमेंट मेथड जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, टू एकोमोडेट स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। वो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स जो कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनका नीड के हिसाब से जब हम लोग असेसमेंट को एडजस्ट करते हैं, वो मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, असेसमेंट मॉडिफिकेशन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज असेसमेंट मॉडिफिकेशन। जब हम वो स्पेशल चाइल्ड के लिए हमारा टेस्ट को, असेसमेंट प्रैक्टिसेस, मेथड, प्रोसेस को थोड़ा सा उनके हिसाब से उनका एकोमोडेट वो लोग जैसे कर पाएंगे उसी के हिसाब से जब जैसे हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट मॉडिफिकेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग टेस्ट रिलेबिलिटी, कि कुछ टेस्ट मेथड, पैरेलल फॉर्म्स मेथड, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, ये सब क्या है, टेस्ट रिलेबिलिटी का टाइप्स है। इनमें से कौन सा टाइप्स क्या नहीं करता, एक कॉमन मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग टेस्ट रिलेबिलिटी, कि इनमें से ऐसा कौन सा टाइप्स है जो कि रिलेबिलिटी का एक टाइप नहीं है जो कि इंटरनल कंसिस्टेंसी को दिख रहा है। तो कौन कौन सा है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। नेक्स्ट, द टर्म्स आइटम एनालिसिस इन टेस्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू, कि ये टेस्ट डेवलपमेंट में आइटम एनालिसिस क्या है। ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, द इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट आइटम फॉर डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, the arrangement of items in order to difficulty, the process of eliminating biased question. Answer of this question is option B, that is the evaluation of individual test item for difficulty and discrimination। कि ये जो आइटम एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि वो इवेलुएट करना हर एक इंडिविजुअल टेस्ट आइटम को, उसका डिफिकल्टी को और उसका डिस्क्रिमिनेशन को। बहुत सारे क्वेश्चंस है आइटम एनालिसिस, आइटम डिस्क्रिमिनेशन
आइटम डिफिकल्टी, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है मेजरमेंट इवैल्यूएशन से। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं कोई एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर चलाऊंगा कि जिसमें कि सिर्फ आइटम एनालिसिस क्या है, कौन कौन सा प्रोसीजर है, कैसे हम लोग करते हैं। तो किसी को हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बोलते हैं, डिफ़िकल्ट को आइटम डिफ़िकल्टी कितना रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशंस वैल्यू कितना रहना चाहिए। ओके, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज मोस्ट कंसर्न विथ हाउ वेल टेस्ट स्कोर प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि ऐसा कौन सा वैलिडिटी है जो कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में प्रेडिक्ट करता है। ऑप्शन, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी। ये ऑप्शन से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा। ऑप्शन सी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ये क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर्स के बारे में, तो इसीलिए दिस इज द राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट लिटरेसी, एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड असेसमेंट रिपोर्ट, कि ये असेसमेंट रिपोर्ट को पढ़ पाना और उसी को समझ पाना, ये है असेसमेंट लिटरेसी। द नॉलेज एंड स्किल नीड टू डिजाइन, इंटरप्रेट एंड यूज असेसमेंट इफेक्टिवली, कि वो सारे के सारे नॉलेज और स्किल जो कि डिजाइन किया गया है, वो जो कि चाहिए किसके लिए, डिजाइन, इंटरप्रेट और असेसमेंट को इफेक्टिवली यूज करने के लिए। और द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ओनली रिटन असेसमेंट, कि ये जो असेसमेंट लिटरेसी है सिर्फ ये रिटन असेसमेंट में ही इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू टेक टेस्ट। और ये असेसमेंट लिटरेसी मतलब कि ये पढ़ाना स्टूडेंट्स को कि कैसे टेस्ट ले। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज द नॉलेज एंड स्किल needed to design, interpret and use assessment effectively, कि ये नॉलेज और स्किल किसके लिए, कि डिजाइन कर पाना एक इफेक्टिव असेसमेंट, इंटरप्रेट कर पाना और यूज कर पाना इफेक्टिवली। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन असेसमेंट, कि क्वेश्चंस में अगर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं तो उसी का एक लिमिटेशन क्या हो सकता है। ऑप्शन, दे आर टू डिफिकल्ट टू ग्रेड, कि वो बहुत ही क्या हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, कि हो जा सकता है कि ये ग्रेड देने के लिए। दे कैन नॉट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंटेंट, कि दे वो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर नहीं कर सकता है कि वाइड रेंज कंटेंट को। और दे मे नॉट इफेक्टिवली मेजर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को मेजर कर मतलब मे नॉट मेजर मतलब कर नहीं सकता। और दे आर नॉट रिलीएबल, और ये रिलीएबल नहीं हो सकता। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज दे मे नॉट इफेक्टिवली मेजर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ऑप्शन ये आंसर राइट है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि इसी को हम लोग को लगता है कि नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द टर्म सेलिंग इफेक्ट इन मेजरमेंट, ये क्या है, सेलिंग इफेक्ट क्या है, हम लोग पहले से ही शायद एक दो बार इसके बारे में सुन चुके हैं और लिटिल बिट डिस्कशन भी कर चुके हैं। ऑप्शन, ए टेस्ट दैट इज टू इजी फॉर मोस्ट पार्टिसिपेंट, कि एक ऐसा टेस्ट जो कि सबके लिए पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ही इजी रहता है। ए टेस्ट दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पार्टिसिपेंट, और एक टेस्ट जो कि हर एक पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट टफ रहता है। और द मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल ऑन ए टेस्ट, और जो मैक्सिमम स्कोर जितना पॉसिबल है उसको पाना, उसको सेलिंग इफेक्ट बोलते हैं। और द एवरेज स्कोर ऑन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और जो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रहता है उसका एवरेज स्कोर को हम लोग सेलिंग इफेक्ट बोलते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, दैट इज ए टेस्ट दैट इज टू इजी फॉर मोस्ट पार्टिसिपेंट, कि जब कोई एक टेस्ट पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ही इजी बन जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सेलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, कि इनमें से जो दिया गया है इनमें से कौन सा एक परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का एक एग्जांपल है। ऑप्शन, ए ट्रू फॉल्स क्विज, ए मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स, ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ए फिल इन द ब्लैंक वर्कशीट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ, कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। ऑप्शन, ग्रेडिंग स्टूडेंट एट द एंड ऑफ ए स्कोर, कि स्टूडेंट्स को ग्रेड करना एंड ऑफ द स्कोर, मतलब कोर्स खत्म हो गया उसके बाद ग्रेड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं।
उसके साथ साथ इम्प्रूविंग ए प्रोग्राम और इंटरवेंशन व्हाइल इट इज प्रोग्रेस, और एक प्रोग्राम्स का प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट लाना, एक इंटरवेंशंस में इम्प्रूव लाना जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, और ड्यूरिंग द प्रोसेस कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टू देयर पीयर, कि स्टूडेंट लोगों को उनका जो पीयर है उनके साथ कंपेयर करना, डिटरमाइनिंग वेदर स्टूडेंट्स पास और फेल्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इम्प्रूविंग इफ प्रोग्राम और इंटरवेंशन व्हाइल इट्स इन द प्रोग्रेस। Which of the following is not a characteristic of summative assessment, कि इनमें से कौन सा summative assessment का एक characteristics नहीं है? ऑप्शन, it occurs at the end of an instructional unit, कि ये summative assessment जो है एक instructional unit के एंड मतलब लास्ट की तरफ क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज टू मेक फाइनल जजमेंट अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, और ये सब्जेक्टिव समेटिव असेसमेंट जो है ये फाइनल जजमेंट एक स्टूडेंट्स का अचीवमेंट के बारे में इसी के थ्रू लेते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये समेटिव असेसमेंट जो है ये ऑनगोइंग फीडबैक, जब प्रोसेस पढ़ा रहे हैं तब फीडबैक देने के लिए इसको यूज करते हैं। इट ऑप्टेन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फाइनल ग्रेड्स, और ये इसको यूज किए जाते हैं कि फाइनल ग्रेड देने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इट प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ये जो फीडबैक ऑनगोइंग प्रोसेस में फीडबैक देने के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। ऑनगोइंग प्रोसेस में फीडबैक देने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं उसके लिए। समेटिव असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शनल यूनिट का लास्ट में किया जाता है, फाइनल जजमेंट के लिए किया जाता है, और उसका फाइनल ग्रेड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल असेसमेंट मेथड टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग इन नॉलेज। जब स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हम लोग मल्टीपल्स असेसमेंट मेथड को टेक्निक को यूज करते हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ऑप्शंस ट्रायंगुलेशंस, मल्टीप्लिकेशंस, डाइवर्सिफिकेशंस, accumulation. Answer of this question is option A, that is triangulation. Which type of assessment is most appropriate for comparing a student's performance to that of their student's nationality? कि ऐसे कौन सा असेसमेंट का टाइप्स है जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट है किसके लिए, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसी को अदर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने के लिए। ऑप्शन, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, स्पेसिफिक असेसमेंट, और ऑथेंटिक असेसमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑथेंटिक रेफरेंस नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। The concept of assessment as learning emphasizes ऑप्शन यूजिंग असेसमेंट सोली फॉर ग्रेडिंग पर्पस, कि ये असेसमेंट जो है इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ग्रेडिंग पर्पज में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिव रोल इन असेसमेंट प्रोसेस एंड मेटाकॉग्निशन, कि ये स्टूडेंट्स जब असेसमेंट प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका जो मेटाकॉग्निशन है उसको हम लोग असेसमेंट आज लर्निंग बोलते हैं। और स्टूडेंट टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रेडिंग असेसमेंट, कि ये टीचर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक असेसमेंट करने के लिए उसको हम लोग बोल रहे हैं। और द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, और ऑल सब्जेक्ट के लिए जब हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को यूज करें तब उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टूडेंट एक्टिव रोल इन असेसमेंट प्रोसेस एंड मेटाकॉग्निशंस। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, व्हाट इज असेसमेंट आज लर्निंग, एंड व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बोल रहे हैं, क्या है वो सीखने के लिए, मतलब लर्निंग करने के लिए, लर्न करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि असेसमेंट करें, तो उसको हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग बोल रहे हैं। लेकिन जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में बोल रहे हैं कि लर्निंग कितना हो चुका है, कितना लर्न कर चुके हो, उसके बारे में जब हम लोग असेस करें तो उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोल रहे हैं। लेकिन असेसमेंट आज लर्निंग जब बोल रहे हैं कि खुद को असेस करने के लिए का बात जब आ रहा है, मेटाकॉग्निटिव स्किल का जब बात आ रहा है, तो उस टाइम हम लोग क्या बोल रहे हैं कि असेसमेंट आज लर्निंग के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following is not a typical method of reporting norm reference test result, कि इनमें से कौन सा एक टिपिकल मेथड नहीं है कि एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रिजल्ट को क्या करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। ऑप्शन, परसेंटाइल्स रैंक, स्टैंडर्डाइज स्कोर, ग्रेड इक्विवेलेंस, रॉस स्कोर्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज रॉस स्कोर। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है, कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, और कौन कौन सा यूज करते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में।
मैं बोला था उस टाइम की नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मतलब यहाँ वो सारे के सारे टूल आएगा, वो सारे के सारे मेथड आएगा जिसी को कि हम लोग रैंक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। परसेंटाइल रैंक मतलब यहाँ रैंक ही किया जाता है। स्टैंडर्ड स्कोर, एस, IQ, AQ, EQ, ये सारे के सारे हम लोग रैंकिंग करने के लिए बोल करते हैं। तो उसको ही हम लोग उसको भी हम लोग नॉर्म रेफरेंस में लेते हैं। और उसके साथ साथ ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर भी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं कि नॉर्म रेफरेंस में यूज करते हैं, रैंक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे नॉर्म रेफरेंस में यूज किया जाता है, लेकिन रॉ स्कोर को हम लोग को यूज नहीं करते नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। नेक्स्ट, द टर्म कंस्ट्रक्ट इन एजुकेशनल मेजरमेंट रेफर्स टू। एजुकेशनल मेजरमेंट में ये कंस्ट्रक्ट क्या होता है? ऑप्शन, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए टेस्ट, कि एक टेस्ट का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। या हाइपोथेटिकल एट्रीब्यूट और स्किल बीइंग मेजर्ड, और एक हाइपोथेटिकल एट्रीब्यूट और स्किल जिसको कि हम मेजर करना चाहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। और एक तरह का ए मेथड, द मेथड ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, और वो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का मेथड को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्ट इन एजुकेशन। और द वे टेस्ट आइटम आर अरेंज्ड, और उसके साथ साथ किस तरह से टेस्ट आइटम अरेंज हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज हाइपोथेटिकल एट्रीब्यूट्स और स्किल बीइंग मेजर। कि कंस्ट्रक्ट मतलब एक तरह का हाइपोथेटिकल एट्रीब्यूट्स है और उसके साथ साथ स्किल है जिसको कि मेजर किया जाता है। Which of the following is an example of a diagnostic assessment? कि इनमें से कौन सा एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन, ए फाइनल एग्जाम इन ए कोर्स, ए रीडिंग लेवल टेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्कूल ईयर, ए पफ क्विज on installation, a standardized test for college admission. Answer of this question is option B, that is a reading level test at the beginning of the school year. The concept of backwash effect is most closely related to, कि ये बैकवॉश इफेक्ट जो है वो क्या है, किसी के साथ ये रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग शायद थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, कि ये असेसमेंट का इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग के ऊपर जो है उसको हम लोग बैकवॉश इफेक्ट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग ऑन ए कर्व, कि एक कर्व में ग्रेड करना, ये प्रोसेस को हम लोग बैकवॉश इफेक्ट बोलते हैं। और द मेथड ऑफ रैंडमाइजिंग टेस्ट क्वेश्चंस, कि एक जो मेथड है जिसके तहत कि हम लोग ये टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको रैंडमाइज करते हैं। और ये एक तरह का प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक आफ्टर एन असेसमेंट, और ये एक तरह का प्रैक्टिस है जो कि फीडबैक प्रोवाइड करता है कि असेसमेंट के प्रोवाइड फीडबैक आफ्टर एन असेसमेंट के बाद ये प्रोवाइड करता है क्या, फीडबैक। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि सेलिंग इफेक्ट क्या है। सेलिंग इफेक्ट वही है जब कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट को बहुत सारे लोग इजीली, मतलब इजी बन जाता है पार्टिसिपेट के लिए, तो उसको सेलिंग इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन बैकवर्ड्स इफेक्ट के बारे में जब बात आ रहा है, ये क्या है कि ये एक तरह का इम्पैक्ट है, क्या है, असेसमेंट का, जो कि टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, which of the following is a characteristic of good rubrics? Option, it uses vague and general language, it is overlapping performance level description, it clearly defines performance criteria and levels, it focuses only on the final product, not process. Answer of this question is option C, that is it clearly defines performance criteria and level. Next, the terms reliability coefficient refers to, option, the correlations between test score on two administrations of the same test, the percentage of students who pass a test, the number of items on a test, the average score on test. Answer of this question is option A, that is the correlations between test score uh, on two administrations of the same test. Next, which of the following is not a common type of score interpretation in educational measurement? ऑप्शन, कि पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक कॉमन टाइप नहीं है, किसका, ऑफ स्कोर इंटरप्रिटेशन। स्कोर इंटरप्रिटेशन कॉमन टाइप नहीं है एजुकेशनल मेजरमेंट पे। ऑप्शन, नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन, एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन जो होता है वो एक इंटरप्रिटेशन नहीं है एजुकेशनल मेजरमेंट का।
हम लोग ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं कि ये इफ सेट इफ इंटरप्रिटेशन को मारकर चले जाते हैं, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन इज द राइट वन। द प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टिंग टेस्ट स्कोर टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन टेस्ट डिफिकल्टी इज नोन आज, कि वो प्रैक्टिस जो कि जहाँ के हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो स्कोर अकाउंट जो मिलता है उसको एडजस्ट करते हैं वो टेस्ट डिफिकल्टी के लिए। ऑप्शन नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इक्विटिंग्स, कैलिब्रेशंस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, दैट इज इक्विटिंग। Which of the following is an example of an objective assessment item, कि इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आइटम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन असेसमेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट असेस प्रेजेंटेशन, डिबेट परफॉर्मेंस। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी इज कंसर्न्स विद, ये कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी जो है हम लोग जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये किसी के साथ एसोसिएटेड है। द एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट स्कोर, कि ये इस टेस्ट स्कोर का एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट यूज, कि इसका जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है तो उसके ऊपर ये फोकस करता है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट आइटम, और ये आइटम का जो डिफिकल्टी लेवल है उसके ऊपर फोकस करता है। और ये द कोरिलेशंस बिटवीन डिफरेंट आइटम, वो डिफरेंट आइटम के अंदर जो कोरिलेशन है उसके ऊपर ध्यान देता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड एन इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल पर्पस ऑफ ए नीड्स असेसमेंट। ऑप्शन टू आइडेंटिफाई gaps between current and desired performance, to determine the root causes of performance problems, to assign grade to students, to prioritize areas for improvement. Answer of this question is option C, that is to assign grade and students. The terms items correct response theory IRT एक बहुत ही important concept है। It's most closely associated with ऑप्शन ये आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी किसके साथ रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। द डेवलपमेंट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस, द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, द क्रिएशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, द इवैल्यूएशन ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज द एनालिसिस ऑफ डिजाइन एंड सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नेक्स्ट, which of the following is a characteristic of a norm reference interpretation of test scores? Option, it compares a student performance to a fixed standard. It describes what a student can or cannot do. It ranks student performance relative to a comparison group. It focuses on individuals' improvement over time. Answer of this question is option C, that is it ranks students' performance relative to a comparison group. Next, the concept of assessment accommodation is most closely associated with options। ये concept assessment accommodation जो है वो किसके साथ ये closely associated है। ऑप्शन, मेकिंग टेस्ट ईजियर फॉर ऑल स्टूडेंट, कि ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए, सारे के सारे स्टूडेंट के लिए टेस्ट को ईजियर बनाना। प्रोवाइडिंग स्पेशल कंडीशन फॉर स्टूडेंट विद डिजेबिलिटी, और ये स्टूडेंट विद डिजेबिलिटी जो स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करना। चेंजिंग द कंटेंट्स ऑफ द असेसमेंट, कि असेसमेंट का जो कंटेंट है उसको चेंज करना, और जो असेसमेंट ऑल टुगेदर है उसको एलिमिनेट करना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोवाइडिंग स्पेशल कंडीशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिजेबिलिटीज। हाँ, जब हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशन वो डिजेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि असेसमेंट एकोमोडेशंस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट, कि इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है किसके लिए, कि कंटेंट वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। ऑप्शन, एक्सपोर्ट रिव्यू, अलाइनमेंट विथ करिकुलम स्टैंडर्ड, फैक्टर एनालिसिस, टेस्ट ब्लूप्रिंट एनालिसिस। Answer of this question is option C, that is factor analysis. The practice of using assessment results to make high-stake decision about schools, teacher or educational program is known as, कि वही प्रैक्टिसेस जो कि हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग असेसमेंट रिजल्ट टू मेक, कि जहाँ कि हम लोग वही हाई स्टेक डिसीजंस लेने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी टेस्टिंग, पॉजिटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज अकाउंटेबिलिटी टेस्टिंग।